हेलो बच्चों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कल जो आपका नीट का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स वाला सेक्शन। तो सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड 50। तो उस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। बाकी कोड्स में ऑर्डर्स रीअरेंज्ड होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी आंसर की बना सकते हैं। तो डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस को आराम आराम से करेंगे और आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपके गलती रह गई और कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से आप ये मदद ले सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अच्छा इस साल आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर आपको कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे मेरे को एनालाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे फ्यूचर पे नीट देंगे उनको भी ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है इस वीडियो के मीडियम से कि एक्चुअली में पेपर का लेवल कैसा आया। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेवल है इस बार का फिज़िक्स के पेपर का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली में। ठीक है। अगर हम पिछले पेपर की बात करें जो मई में हुआ था तो उसके कंपैरिजन में तो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और कुछ क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट या मैं बोल सकता हूँ कि उनके अंदर कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो कि टाइम टेकिंग है। तो अगर हम स्कोर की बात करें कि इस पेपर में अच्छा स्कोर क्या होने वाला है या क्या रहने वाला है, तो 25 से 30 सवाल अगर आपने ठीक कर दिए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नीट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कट ऑफ्स डेफिनेटली नीचे जाएंगी। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चों मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और अपने पेरेंट्स को भी मायूस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पेपर ही है, अच्छा हुआ बुरा हुआ अब हो चुका है, अब बस उससे सीखने की ज़रूरत है। और मैंने बताया कि कट ऑफ्स नीचे जाएंगी ही जाएंगी। ओके, तो अच्छी खबर है अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सवाल सॉल्व करे हैं और 25 के करीब सवाल सॉल्व कर लिए तो आपसे एक सेफ प्लेस पर हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x एज म्यू के x। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है कि कैसे वेरी कर रहा है, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स। तो हमसे पूछा है द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज दिस। तो ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हम कर देते हैं विच विल बी म्यू एम जी इंटू डी एक्स। दिस इज म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से l। तो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम जी एक्स माइनस एम जी अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ज़रा वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स की, फटाफट फटाफट करेंगे। एम जी एल माइनस एम जी अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। अब मुझे क्या नहीं पता, यहाँ पर अल्फा नहीं पता, बट उसके लिए मुझे दिया गया है कि म्यू के एट एल इज 0। सो म्यू नॉट माइनस अल्फा एल इज 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट ओवर एल। सो ज़रा सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो दिस विल बी म्यू नॉट एम जी एल माइनस एम जी म्यू नॉट ओवर एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये गया। तो मेरा आंसर आ रहा है म्यू नॉट एम जी एल ओवर 2। तो म्यू नॉट एम जी एल ओवर 2 आ रहा है तो इसका मतलब एन 1/2। तो इसका आंसर है 1/4। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। तो मीन फ्री पाथ की बात कर दी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। इसको हटा देता हूं मैं। तो मीन फ्री पाथ की बात कर दी है। मीन फ्री पाथ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू बेसिकली 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये हमारे पास में इंटू वी वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूला होता है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द डायमीटर। तो ये डायमीटर ट्वाइस है तो लैम्डा ए की बात करेंगे तो दिस विल बी 1/√2 पाई डी ए का होल स्क्वायर। और क्या नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि एन ए। तो एन ए तो ये हमने कर लिया है एन इंटू वी। ओके, और लैम्डा बी की बात करेंगे तो ये तो सब कांस्टेंट्स हैं। तो एक तरह से मेरे पास में 1/√2 पाए डी बी का होल स्क्वायर इंटू एन बी इंटू वी। तो मेरे पास में द मीन फ्री पाथ ऑफ इज हाफ दैट। तो लैम्डा ए लैम्डा बी का कितना है, 1/2 है। सो 1/√2 पाए
डी ए स्क्वायर एन ए इंटू वी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स पाई डी बी स्क्वायर एन बी इंटू वी। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, v से v कैंसिल, और ये b है। तो मुझसे पूछा क्या है, इफ नंबर डेंसिटीज, तो एन ए और एन बी का रेशियो ही पूछा है। तो एन ए ओवर एन बी इज इक्वल्स टू 2db होल स्क्वायर ओवर डी ए होल स्क्वायर। अब मुझे डायमीटर ए का ट्वाइस है, तो डायमीटर ए का ट्वाइस है, सो ट्वाइस ऑफ डी बी स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ डी बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एन ए ओवर एन बी इज 1/2। तो एन ए इज इक्वल्स टू एन बी बाई 2। तो एन ए इक्वल्स टू एन बी बाई 2 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन फ्री पाथ का, और वहाँ से हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कन्फिगरेशंस पी एंड क्यू वेयर अ टाइम वेरिंग करंट इज आई इज फ्लोइंग एज शोन इन फिगर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ये है, दो पॉइंट्स ए और बी। तो ई पी तो होगा एल डी आई बाई डी टी, और जब मैं ई क्यू की बात करने जाऊंगा तो वहाँ पे करंट I/2 चला जाएगा। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। तो करंट जो जाएगा वो यहाँ पे चला जाएगा I/2, और यहाँ पे भी चला जाएगा I/2, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो EQ विल बी इक्वल्स टू L/2 di/dt, क्योंकि हाफ डिवाइड हो गया। तो मुझसे क्या पूछा है उन्होंने, EP/EQ। तो EP/EQ कितना आ गया, 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, अगेन फोर्थ ऑप्शन। तो 2:1 मेरा आंसर आ गया है। अब आते हैं फोर्थ सवाल पर। फॉर साउंड वेव्स इज द नंबर ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप। ओपन एंडेड पाइप मतलब दोनों तरफ से ओपन है, तो उसके अंदर ये फर्स्ट हार्मोनिक होता है। तो जितना हार्मोनिक उतना ही नंबर ऑफ नोट्स, क्योंकि ये नोट्स हैं, तो उसके अंदर नोड्स हैं 5। एंड फॉर नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ विद वन एंड ऑफ इट्स क्लोज्ड। तो वन एंड क्लोज के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए ये फर्स्ट हार्मोनिक होता है, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ नोट्स, तो n/m। तो n/m विल बी 5/9, फर्स्ट ऑप्शन, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इफ द n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस का पूछ रहे हैं, तो ये तो μ0 n² पाई r² L। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए था, μ0 पाई n² r² L, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका पहला ऑप्शन ही आंसर आ गया, फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन। तो पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया गया है α_t² माइनस βt प्लस गामा, जहाँ पे अल्फा बीटा इन सब की वैल्यूज दे दी गई है। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, t² माइनस 6t प्लस 5। मुझसे पूछा गया है एवरेज स्पीड 0 से 6 सेकेंड्स के लिए। तो एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, विच विल बी 2t माइनस 6। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू v dt ओवर dt, 0 से 6। तो इसको करते हैं 2t माइनस 6 dt ओवर 6 इंटीग्रेशन 0 से 6। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t² माइनस 6t 0 to 6 ओवर 6। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और ये कितनी आ रही है बच्चों, 0। तो मेरा आंसर है 0, फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 7th, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमसे क्या पूछा गया है, आपको मासेस दे दिए गए हैं, क्यू वैल्यू पूछी गई है। तो क्यू वैल्यू के लिए हमें पता है मास डिफेक्ट, तो 2234 और 4.0034 को ऐड करूंगा, तो 234.043 और 4.003। तो दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 238.046, और उसका कितना था 238.050। तो इसका मतलब मेरा मास डिफेक्ट कितना आ गया, डेल्टा एम 0.004, और इसको मल्टीप्लाई करना है 931.5 से। तो 9 4 36, तो 931.5 इंटू 4 अगर हम करें तो 4 5 20, 4 1 4, 6 4 3 12, 6 37 3726 3726, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो ये मेरा आंसर है। तो पहले 7 क्वेश्चंस हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, 8th सवाल पर।
फटाफट फटाफट कर रहे हैं। अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है जी। सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन, इफ द पावर ऑफ लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम, तो पावर का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एच विल बी एन एच म्यू बाई टी। तो अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट है वो कम हो रहे हैं, एन कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी कम होंगे। तो फोटो करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ फोटोन, मतलब इंटेंसिटी घट रही है तो इंटेंसिटी घट रही है तो करंट घटेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 9th, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स P, Q, S each of capacitance C are connected to a battery of voltage V as shown in figure if the energy stored in capacitor P and total energy stored in system are this। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये C है, ये C है, ये C है, तो ये पैरेलल में C/2 और ये C/2 प्लस C 3C/2। तो चार्ज जो आपके पास में फ्लो कर रहा है बच्चों यहाँ से, वो कर रहा है 3C/2V। अब 3C/2V कर रहा है तो हमें पता है कि इनमें जो चार्ज है वो पोटेंशियल के हिसाब से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे C/2 है और यहाँ पर C है, तो इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज चला जाएगा? यहाँ चार्ज चला जाएगा Q1 ओवर C/2 इक्वल्स टू Q माइनस Q1 ओवर C। तो 3Q1 इक्वल्स टू Q, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q/3। तो इसका मतलब यहाँ पर Q/3, तो दिस विल बी CV/2 और यहाँ पे जाएगा Q माइनस Q1, सो दिस विल बी CV। ओके, ठीक है। तो इस तरह से चला गया। तो अब मुझसे यूपी पूछा है, यूपी इज एनर्जी स्टोर्ड, तो विच विल बी CV/2 का होल स्क्वायर बाई 2C, दिस इज यूपी। And then UT is total energy stored in the system, which will be 1/2 into 3/2 CV whole square। दोनों को डिवाइड करना है। दिस विल बी CV square by 8 over 3CV square by 4। So this is coming out to be 2/3। 4 ऊपर गया, 1/6। 1/6, तो 1/6 कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। तो 1/6 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है इस जगह पर और इस जगह पर। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम दिख रहा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो 15 विल बी इक्वल्स टू हाफ रो VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर। ओके, दूसरा मुझे पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी होल्ड करेगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर होल्ड करेगी तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 40 इंटू VP इक्वल्स टू 20 इंटू VQ। तो VP इज VQ/2। तो मुझे कहाँ निकालनी है वेलोसिटी? मुझे रेट ऑफ फ्लो। तो ठीक है, तो 15 इक्वल्स टू, और ये किस में दिया हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू 1000 इंटू VQ स्क्वायर माइनस VQ स्क्वायर बाय 4। तो दिस विल बी 15 इंटू 2 बाय 1000 इज इक्वल्स टू 3VQ स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज 10। 4 by 100 is VQ square, so VQ is coming out to be 2/10। this is meter per second। अब मुझे रेट ऑफ फ्लो चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, तो दिस विल बी VQ 20 इंटू 2/10 इंटू 100। सो दिस विल बी हाउ मच? 400। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन सीधा सीधा है जो सेल्फ इंडक्टेंस का किया, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं है। तो थोड़ा सा सोचने का आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो कि नीट में ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड या सीधा सीधा सवाल हो रहा होता है।
चलिए अब 11th पर आते हैं. करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर. रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी सी, तो इसकी सेगमेंट है आर, तो इसकी है 2r. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक जाएगा, वो जाएगा कितना, आई नॉट बाई 3, और यहाँ से करंट जो जाएगा वो जाएगा 2I0/3. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी एक सर्कुलर लूप्स की वजह से, इसकी वजह से आउट और इसकी वजह से अंदर. तो म्यू नॉट इंटू 2I0/3 इंटू 4π इंटू पाई माइनस म्यू नॉट इंटू I0/3 इंटू 4π इंटू पाई. तो इसको सॉल्व करा तो दिस इज 2 म्यू नॉट I0/12 minus म्यू नॉट I0/12. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट I0/12 r. r रह गया r. तो म्यू नॉट I0/12 r ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन. तो 11th का फर्स्ट है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं. इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड. द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद रेशियो ऑफ, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r²g/eta सिग्मा माइनस रो, जहाँ पे सिग्मा होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो मुझसे जो उन्होंने पूछा है वो पूछा है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज. ओके, तो v इज इक्वल्स टू 2/9 r²g ρ/eta विच इज सिग्मा बाय रो माइनस 1. तो जब सिग्मा और रो बराबर है तो वहाँ पे वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और उसके बाद आपके पास जैसे जैसे रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लीनियरली, तो लीनियरली बढ़ती जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट. ठीक है, एक्सप्रेशन को एनालाइज करना था. इस एक्सप्रेशन में सिग्मा बाय रो में अगर आप देखोगे तो सिग्मा बाय रो की वैल्यू जब 1 है तो ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो दे रखा है यहाँ पर, और फिर लीनियरली बढ़ती जा रही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर मैं कोई और ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर 1 0 नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो बढ़ती जा रही है. तो ये यही ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. 13th सवाल. टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विद इक्वल मास हैव रेडिया R1 R2 रिस्पेक्टिवली वेयर दिस द एस्केप स्पीड्स देन. तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √GM 2GM/R1. तो GM, तो मेरे पास में इक्वल मास दे रखा है, ये V1 है, V2 विल बी इक्वल्स टू √2GM/R2. तो अब मैं यहाँ पे V1/V2 करने जाऊँगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू √R2/R1, और R2 मेरे पास कितना दिया हुआ, R1/2, तो 1/√2. तो V2/V1 विल बी √2, क्योंकि V1/V2 निकाला उन्होंने मुझसे उल्टा पूछा है, तो √2. तो देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ ध्यान ना दी हो जल्दी में, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पेपर. 14th. In a solar system, the time period of revolution of planet tracing a circular orbit is proportional to r⁵3/2. ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, केप्लर्स थर्ड लॉ. t² is proportional to r³, तो t is proportional to r⁵3/2. 15th. Two infinitely long parallel conducting wires, इसको हटा देते हैं. तो बोला है टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स A and B कैरिड करंट्स I in द सेम डायरेक्शन. तो ये I कर रहे हैं कैरी, और ये 2I कर रहा है कैरी. ठीक है. द वायर A हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड लाइज ऑन एन इंसुलेटेड फ्लोर. द वायर B इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट h above द फ्लोर. द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट द वायर A डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I इंटू 2I/2h. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू mg. तो ये जो फोर्स है, तो दिस इज म्यू नॉट 2I²/2h इक्वल्स टू m/l इंटू जी, जहाँ पे m/l आपको लैम्डा दे रखा है. तो म्यू नॉट 2I², 2 से 2 भी कैंसिल करो, I²/h इक्वल्स टू लैम्डा इंटू जी. तो यहाँ से मेरे पास में जो हाइट h है उसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I²/λg. म्यू नॉट I²/λg कौन सा है, पाई भी रह गया, सॉरी पाई. तो म्यू नॉट I² अपॉन पाई λg. तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन. तो सेकंड ऑप्शन हो गया.
चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल टिक कर सकते थे आप। तो आपको इस पेपर में सिलेक्ट करने की ज़रूरत है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे सीधा सीधा हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंस जाएं, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे इस सेट में, बट अगर आपका कोई और सेट था वो क्वेश्चन हो सकता है पहले और उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया हो। तो हमेशा याद रखना होता है जब भी हम कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाते हैं तो उसमें जो एक चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा स्कोर करना है कि हमें एफिशिएंटली स्कोर करना है। तो हमेशा फोकस एफिशिएंटली पे होता है। 2 घंटे लगा दिए और नंबर पाए 180, क्या फ़ायदा? 1 घंटा लगाया नंबर पाए 100, तो फ़ायदा हुआ ना। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट एफिशिएंसी। चलिए कोई बात नहीं। एन आइडियल जीना डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस इज बायस्ड विद नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ तो सीधा सीधा इनको क्रॉस क्या लेना है, इनके क्रॉस डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, तो डिफरेंस होगा 2 का। तो करेक्ट, सीधा सीधा। अब ये भी सीधा सीधा आपको हो सकता था अगर आपको बस वोल्टेज से तो डिफरेंस लेना है। In an adiabatic expansion, the temperature of 1 mole of ideal monoatomic gas decreases from this the work done. तो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास NR T2 minus T1 over 1 minus गामा। 1 मोल है, R हमें दे रखा है 8.3, T2 minus T1 minus 10 और 1 minus gamma which is -2/3. तो this will be 8.3 into 10 into 3/2. So this is 515 into 8.3. 15 into 8.3 कितना आ रहा है? 124.5 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18th पर, जो कि बोल रहा है a ray of light with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cells, namely 1, 2, 3. The threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1, lambda 2, lambda 3 and the magnitudes of stopping potential these. lambda 1 lambda से छोटा है, ठीक है, lambda 2 lambda से बड़ा है और lambda 3 बहुत बहुत बड़ा है lambda से। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ वेरी लेस, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम ही होगी। तो lambda 3 पे तो कोई भी एमिशन होगा ही नहीं, lambda 2 पे भी कोई एमिशन नहीं होगा, तो V2 और V3 तो ज़ीरो है और यहाँ पर V1 कुछ होगा तो हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब V1 लेस देन V2 V3 ज़ीरो। तो हमें पास कौन सा आ गया? हमारे पास आ गया है 4th ऑप्शन। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो सकती है 3rd ऑप्शन में जहाँ पर आप बट स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव हमेशा ज़ीरो से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 19 अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ दिस। फोटोन की जब बात करते हैं तो उसका मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है U/c। तो दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ओवर 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसका रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो एनर्जी दे रखी है, तो p²/2m विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ अगेन 20, या फिर हम सीधा सीधा डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज़ करेंगे विच विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√of 2m EV विच इज़ 20। एंड ये होता है कितना? सीधा सीधा 1.22। तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज लैम्डा, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो h/, तो दिस विल बी सीधा सीधा यही कितना आ जाएगा मेरे पास में? मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू √2m इंटू EV इज 20। ओके, तो मेरे पास में इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, तो दिस विल बी 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अंडर रूट ओवर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दिस विल बी -27 ओवर 3। तो ज़रा इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बनेगा ये? 2 9 18, तो मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो ही रहा है। ये गया 10, ये गया इससे 2 2 4, तो 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा और 10 टू द पावर ये बना -50, तो 10 टू द पावर -25 इंटू 3
ओवर 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गया 10, ये इससे गया, ये इससे गया, 4 से 4 गया, तो 3 3 ज़ा 9, 9/4 मतलब 2.25 इंटू 100, तो 225, तो 225 होना चाहिए, तो 225 थर्ड ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो अगर आप जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एज अ स्टूडेंट हम थोड़ी हबड़ दबड़ में तो रहते हैं, कई बार हम पैनिक कर जाते हैं, तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर सकते हो, है ना। तो अगेन अ लेंदी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स करेक्शन तो हम फोकल लेंथ के लिए करते हैं, तो ऑप्टिक फोकल लेंथ वाला कोई ऑप्शन है? बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इंडेक्स करेक्शन हम सिर्फ फोकल लेंथ के लिए करते हैं, फोकल लेंथ हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मैं सीधा सीधा थर्ड मार्क कर दूंगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। A unit positive point charge is taken slowly through an infinite thin tube that is inside a charged dielectric sphere having uniform positive charge density. The initial and final position of charges are marked. The magnitude of total work done. Magnitude total work done का मतलब charge into potential difference. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस ट्यूब का कुछ काम है, कुछ काम नहीं है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स किस पर हैं? सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इधर कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है? चार्ज टाइम्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल विल बी के क्यू ओवर 2r माइनस के क्यू ओवर 3r। सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस विल बी 6r। तो के क्यू क्यू ओवर 6r, जहाँ पे क्यू को हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो दिस इज डेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 6r। तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। 4 पाई से 4 पाई गया, आर से आर गया, तो दिस इज रो क्यू आर ओवर 18 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमसे n ही पूछा है, आर स्क्वायर सॉरी, तो 18, तो 18 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। ओके, तो 21 तक हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कंसिडर 3 मीडिया पी क्यू आर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1, 1.25, 1.5। द मीडियम क्यू हैविंग थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। इसकी थिकनेस दी है हमें। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम इफ व्यूड फ्रॉम पी। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, तो फिर क्या पूछा है? द एपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ 5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5.25, तो दिस विल बी 100। 25 5, दिस इज 20, दिस विल बी हाउ मच? एक सेकेंड, दिस इज 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 ओवर 1.25, सो दिस इज 100, दिस इज 4 ज़ा, दिस इज 5 ज़ा, तो 4 आ गया मेरे पास में। तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पर तो 4 आ गई, ठीक है। अब बोला है कि अगर वो इधर से देख रहा है, फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियम आर, तो अगर यहाँ से देख रहा है तो अब क्या होगा? दिस विल बी 5 ओवर 1.25 इंटू 1.5। तो अब अगेन यहाँ से 100 और यहाँ से 10, ये गया, दिस इज 525, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 2, तो ये हो गया 6। तो अब मुझसे पूछा है उन्होंने डिफरेंस, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 2, तो 3 ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 point particles of unit mass start moving simultaneously from point A with identical uniform angular speeds in opposite direction and meet again in this. During this time, which of the following figures systematically represent the magnitude of total linear momentum of P? P, okay. Magnitude of total linear momentum as a function of angle theta. तो मेरे पास यहाँ से जब स्टार्ट हुए तो 2 point particles of unit mass, तो मेरे पास mass into velocity mv1 प्लस mv2। तो सिंस ये घूम के जा रहे हैं, तो
यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये एंगल थीटा है, तो मेरे पास में दिस विल बी 90 माइनस दिस विल बी थीटा, तो वेलोसिटी तो दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, तो 2mv cos थीटा बन गया मेरे पास में। तो 2mv cos थीटा, जहाँ पे थीटा मैं किससे मेजर कर रहा हूँ, थीटा मैं इससे मेजर कर रहा हूँ, तो पहले ज़ीरो है और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ तक, और फिर दोबारा मैं देखूंगा कि आपके पास क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो पहले ज़ीरो है, फिर बढ़ा और फिर घट गया, तो थर्ड ऑप्शन, दिस विल बी माई ऑप्शन। तो पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ और फिर घट गया दोबारा से आपके पास ज़ीरो पे ही, ठीक है। तो बिकॉज मैंने कॉम्पोनेंट्स ले लिए तो दोनों कॉम्पोनेंट ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो और नीचे वर्टिकल वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2mv cos थीटा, जहाँ पे थीटा में हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब इनिशियल पोजीशन है तो वहाँ पे 90 है, 90 पे इसका मतलब मोमेंटम कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो से स्टार्ट करो और यहाँ पे भी पहुँच के 90 हो गया, तो कैंसिल। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा t if the linear coefficient of thermal expansion of metal is this, the approximate increase in volume। तो मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डेल्टा v अगर हम करेंगे अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो दिस विल बी 4/3 पाई 3r स्क्वायर डेल्टा r, तो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। अब डेल्टा r की अगर हम बात करें तो हमें पता है r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, सो डेल्टा r विल बी इक्वल टू r नॉट अल्फा डेल्टा t। तो यहाँ पर डेल्टा r की जगह r अल्फा डेल्टा t, तो दिस विल बी 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t। तो 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, तो 24th का थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, A cylindrical cork of uniform density floats in a liquid of density rho L. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period. The same cork floats in another liquid of density. This is the similar oscillation time period. तो हमारे पास में है रो a इंटू जी इंटू वाई ओवर m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो ए जी बाय एम। So time period will be equals to 2 pi under root of m by rho a g। तो ये बोल रहा है डेंसिटी उसकी दे दी है। अब another liquid of density, तो ये रो 1 है, तो ये रो 1 हो गया। अब सेम कॉर्क है बट वो डेंसिटी रो 2 में, तो उसका टाइम पीरियड 2t, तो 2t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय रो 2 a g। डिवाइड करेंगे अगर हम इनको तो 2 पाई से 2 पाई, t से t, m से m, a g से m g, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1। तो मुझसे क्या पूछा है उन्होंने, रो 2 बाय रो 1 का स्क्वायर, तो 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। अब आते हैं 26 पर। 26 से 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू 1 mm। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है नीट का, बिकॉज ये गलत है क्वेश्चन, मतलब इसके ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन तो गलत नहीं है बट इसके ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पर जिस तरह का ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से बच्चों आपने टिक करा होगा 1.04 सेंटीमीटर्स, बिना ये सोचे कि यहाँ पर जीरो एरर 0.4 सेंटीमीटर्स नहीं दिया है, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर बोला है। तो जब फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड करता है तो उसका जीरो एरर हो जाता है 0.06, क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है कितना, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 1/10 विच इज 0.1 सेंटीमीटर्स। तो 1/10, तो 1/10 का मतलब 0.1 mm, तो 0.01 सेंटीमीटर्स। जब फोर्थ डिवीजन जीरो एरर में बोला गया है कि फोर्थ लेफ्ट की तरफ और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब होता है जीरो एरर होता है 0.06। तो अब इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो होता है 1 + 0.06, तो 1.06 सेंटीमीटर्स। बट आपने फोर्थ ऑप्शन टिक कर दिया होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली एनटी जो नीट है वो बोनस मार्क्स देगा, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इसको एक्सप्लेन करा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्नियर कैलिपर सिमुलेशन को यूज़ करके, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड। तो हमें बोल रखा है कुछ इस तरह से, to a smaller solid sphere B, assume that the line joining their centers lies. The moment of inertia of system calculated over vertical axis passing center of A, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2/5 कैपिटल mr स्क्वायर प्लस 2/5 स्मॉल mr स्क्वायर प्लस m, this will be कैपिटल R प्लस स्मॉल r, so कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास में हो गया IA। फिर IB की बात करेंगे तो दैट विल बी 2/5 mr स्क्वायर प्लस कैपिटल M टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर। डिफरेंस करेंगे तब इनके बीच में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास आएगा M टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल M टाइम्स R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M टाइम्स R प्लस R का होल स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन। तो सीधा सीधा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई और हमने क्वेश्चन कर लिया। 28th, कंसिडर अ स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, द मास ऑफ पार्टिकल। तो बोला गया है the mass of particle is m kg and spring constant. At a given instant the extension in spring is x meter and speed of particle is on the xv plane, the graph of v as a function. तो इसका मतलब हमारे पास xv प्लेन में टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, तो विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मेरे पास v और x जो है वो एक सर्कुलर फंक्शन है, तो हमें पता है सर्कल के लिए कोफिशिएंट जो होते हैं फंक्शंस के उनको बराबर होना पड़ता है। तो m/2 शुड बी इक्वल्स टू, इसको कुछ और ले लेते हैं, कांस्टेंट c ले लेते हैं, तो m/2 विल बी इक्वल्स टू k/2। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई? m इक्वल्स टू k। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है तो आप इस तरह से सोचोगे, अदरवाइज आप कहोगे कि भैया क्या दे दिया, फंक्शन ऑफ v इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ सर्कल, तो हम क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो आधे बच्चे तो यहाँ पर इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा के कामली नहीं सोचेंगे। तो सर्कल का मतलब कोफिशिएंट्स जो होते हैं जिन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है उनके बराबर, तो वहाँ से k बराबर m की कंडीशन हमारे पास आ गई है। चलिए 29th, लेंस कॉम्बिनेशन दे रखा है हमें, जहाँ पे फोकल लेंथ भी दे दी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म तो 30 सेंटीमीटर पे है, तो 1/v माइनस 1/30 विद नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/30। तो एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 4, तो v आ जाएगा 30/4 विच इज़ इक्वल्स टू 15/2। तो इसकी वजह से जो मेरे पास में इमेज बन रही है वो कुछ यहाँ पे बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15/2। 15/2 ऐसे ही आ रहा है ना लेंथ दिस, और ये आ गया, तो ये इधर चला गया, सॉरी गलत कर दिया, ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे बनेगा 3 - 1, तो 3 - 1 to 15, तो 15 पे बन रही है, तो 15 पे इमेज बन रही है, 15/2 पे नहीं बन रही, 15। अब इससे तो कितना डिस्टेंस हो गया, इससे 12 हो गया, और ये अब आपके पास में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो 1/v माइनस 1/12 इक्वल्स टू माइनस 1/10। सो 1/v विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/10 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 माइनस 6 प्लस 5, तो -60। -60 का मतलब पीछे की तरफ, तो इससे 60 की तरफ लेफ्ट पर, तो 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस, सेकेंड ऑप्शन। तो 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस हमारे पास आंसर आ गया है। 29, तो हमने 60% ऑफ पेपर सॉल्व कर लिया है। NEC वोल्टेज देन द करंट एम्पलीट्यूड, तो अब यहाँ पर अगेन कैलकुलेटिव अगर पार्ट हम देखें तो यहाँ पर XC और XL को निकाल लो पहले। XC इज 1/ωc विच इज कमिंग आउट टू बी 1/2000 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6, तो दिस इज 1000/50 20। XL की बात करेंगे तो XL इज ω L 2000
इंटू 10, तो वो भी कितना आ रहा है मिली, 10⁻³ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20। तो रेजोनेंस की कंडीशन है तो 220 अपॉन में 100 2.2 then the current amplitude is 2.2, first option. Next 31, a thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and be computed about points A and B. Then value of LA. तो ये सिर्फ घूम रहा है, तो जब सिर्फ घूम रहा होता है तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, सेम इसके लिए सबके लिए सेम है, ओमेगा सेम है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1:1। ओके, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा होता तो फिर वहां पे चीजें चेंज हो जाती है, बट आपको सिर्फ रोटेशन दिया गया था, रोटेशन में सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द एरिया ऑफ लूप वेरीज विद टाइम टी एज दिस। तो पावर डिसिपेटेड का बात कर रहा है वो, पावर डिसिपेटेड के लिए इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर EMI का क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू dA/dt विच विल बी इक्वल्स टू A0 cos ओमेगा टी। अब A0 cos ओमेगा टी हमारे पास में EMF आ गया, तो पावर विल बी इक्वल्स टू E²/R, तो दिस विल बी इक्वल्स टू B² A0² cos² ओमेगा टी ओवर रेजिस्टेंस R। तो cos² ओमेगा टी का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, तो दिस इज योर पावर डिसिपेशन। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ्स पे कई सारे सवाल आ गए, अगर आप मैथमेटिकली ग्राफ के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपको इस पेपर में प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 33 पे। 33 बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी within a solid isolated conducting sphere. Consider points A, B, C as shown in figure where the magnitudes of electric fields are EA, EB, EC respectively, the magnitude B and C. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी नॉन जीरो। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं, ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, द पॉइंट्स बी आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो अब कैविटी के बाहर ये इसका तो कुछ लेना देना होगा नहीं, तो आपके पास में इसकी बात करेंगे तो इससे सॉलिड स्फीयर का डिस्टेंस और इससे ये, बट पूरे सॉलिड स्फीयर में से कैविटी वाले हिस्से को भी हमें माइनस करना पड़ेगा ना। इनसाइड अ कैविटी बिटवीन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, तो पूरे हिस्से में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका डिस्टेंस C से क्या है, ज़्यादा है, और इसका डिस्टेंस B से क्या है, कम है। तो B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इसका तो कोई वो लेना देना नहीं है, बिकॉज ये इनसाइड द कैविटी है। बट अगर हम C पे बात करें और B पे बात करें तो ये कैविटी जो है, इस कैविटी की वजह से C का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा रहेगा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस R एंड टोटल चार्ज प्लस Q, अ पॉइंट चार्ज माइनस Q विद मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, KQQ/3R इक्वल्स टू KQQ/R प्लस हाफ mv²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी QQ अपॉन में 12πε0R माइनस QQ अपॉन में 4πε0R इक्वल्स टू हाफ mv² बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये माइनस है तो यहां पर हो जाएगा माइनस और यहां पर हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी 2QQ अपॉन 12πε0R equals to half mv², so this will be 6, this is 3, तो QQ अपॉन 3πε0R ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, विच इज थर्ड ऑप्शन, तो इसका थर्ड आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अब एंड ऑफ द पेपर की तरफ ही आ रहे हैं। 35 इन गीगर मार्ट्स एन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, गीगर मार्ट्स एक्सपेरिमेंट मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब कई बार
हमें याद नहीं रहता पूरा पढ़ने के लिए, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को वो लाइन टू लाइन पढ़िए। गीगर मार्क्सन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने गीगर मार्क्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था अंडर रदरफोर्ड, तो इसलिए उसको रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल देते, बट परफॉर्म करने वाले गीगर मार्क्सन थे। तो हमें पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, कि जब आपके एंगल 180 डिग्री है तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर होते हैं वो बहुत कम होने चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, थर्ड। चलिए अब आते हैं 36th, कंसिडर टू सर्किट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर बोला गया है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेरिएशन ऑफ करंट बताइए, तो जहाँ पर एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव है। अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में तो सिंपली ऐड करना है, तो आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी और प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आर नॉट आ जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से हमारे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो करंट कांस्टेंट रहने वाला है। तो आई ये तो कांस्टेंट है, तो आई ये रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ में वो हो सकता है, ठीक है। अब बचा क्या, आई बी को हमें देखना है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो सपोजली किसी समय पे इसको मैं मान लेता हूँ कि r/2 हो गई और ये आ गई 2r, तो इनका पैरेलल में अगर हम करेंगे तो आपके पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2/r प्लस 1/2r। तो दिस इज हाउ मच, 2r/5। अगर सिंपली ये पैरेलल में होती तो आती r/2, तो 0.5r है और यहाँ पर कितना आ गया 0. तो हम देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस की कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इसका अंदर करंट बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब आ जाते हैं 37, कंसिडर दैट सिग्मा एस। हाँ, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको कॉन्स्टेंट्स याद हैं तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो बोला गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसको हम करते हैं U इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये होता है पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो mL2 t-3 इक्वल्स टू सिग्मा L स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो सिग्मा का आ गया m कटा t-3 k-4। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट V is equals to under root of 3 kb t by m, तो दिस विल बी V स्क्वायर, तो मतलब L2 t-2 इंटू m ओवर केल्विन इज kb, सो L2 t2 m k-1। एंड लास्ट है आपके पास में वीन्स कांस्टेंट, L टेम्परेचर इज केल्विन इज वीन्स कांस्टेंट। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m t-3 k-4 इंटू एल इंटू के इंटू एल स्क्वायर t2 m k-1। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने। यहाँ पे बोला है के बी इनवर्स मतलब ये नीचे जाना चाहिए, तो ये नीचे जाएगा। तो दिस विल बी एल स्क्वायर टी स्क्वायर m k-1। तो m से m कटा, ये बन गया एल स्क्वायर t-2, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी मैंने, t-2, तो ये बनेगा t-1, ये बनेगा l-1 और ये बनेगा k-2। तो मेरे पास में t-1, l-1, k-2 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो 37 का ये आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 38th, an electromagnetic wave traveling in a looseless dielectric medium having a dielectric constant 9 has electric field this। इनकरेक्ट पूछा हमने, तो इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं वो। तो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक, तो हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू 1/√of μ0 ε0। अब ये हो गया 1/3 √of μ0 ε0, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट तो आपके पास में होती है 3 × 10⁻, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है, बट हमसे पूछा है इनकरेक्ट। ओके, द वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, हमें ओमेगा दे दिया गया है विच इज 2π × 10⁶, तो ओमेगा बाई 2π करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t इज 10⁶, तो लैम्डा इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 10⁸
लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्पीड, तो लैम्डा आ रहा है 100, तो इसका मतलब 100 मीटर, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी नॉट बाई वी का रखा है वेरी स्पीड, तो बी नॉट तो सिंपली रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो ऑप्शंस गलत हैं, 2 और 3। तो अगेन इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, या फिर अपने अगर ऑप्शन 2 या 3 में से कोई भी एक मार्क कर रहा है तो उसके आपको आंसर्स मतलब उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 39 क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a cyclic process shown in figure, the total heat supplied to the gases। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना रहता है, 0 रहता है, तो इसका मतलब टोटल हीट सप्लाइड मतलब वर्क डन। तो टोटल हीट सप्लाइड वर्क डन मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये है 200 और ये है 3, तो 600। तो 600 जूल कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, तो हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 40th, consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity this, the radius of orbit is this। तो यहाँ पर हमें यूज करना है बच्चों k z e स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आर से आर गया, z है हाइड्रोजन के लिए 1, तो k की बात करेंगे तो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, e की बात करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू मास यहाँ पर दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वी स्क्वायर, वेयर वेलोसिटी इज 25.6 इंटू 10 टू द पावर 10। तो यहाँ से हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 से 9 गया, नो दिस इज 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -38 और 9, तो दिस विल बी -29 ओवर 25.6 into 10 to the power -21. So this will be equals to 2.56 over 25.6 10 to the power -9. So this will be 1 into 10 to the power कितना दे रखा है, -9 ही दे रखा है ना, ये 10 की गड़बड़ हो गई हमारी, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, एम बी स्क्वायर बाय आर 10 टू द पावर 25.6 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1.6, तो ये 38 था, 38 और 9 -29, तो दिस विल बी, अब ये करेंगे तो ये -8 बना ना, हाँ, तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -9। सो आपके पास में x इज 1, तो फोर्थ ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट 41, a car travels on a circular race track of radius this which is banked at an angle this, if car travels at a speed of, कितनी स्पीड पे चल रही है कार, then the wear and tear on its minimum कब होता है, जब हमारे पास में coefficient of friction हम कंसिडर नहीं करते, तो v is equals to √gr tan थीटा। तो वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है, ये इधर 10, रेडियस कितना है 50 इंटू टैन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 100, 500 टैन थीटा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि टैन इनवर्स 1/5, टैन इनवर्स 1/5 फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 42 पर आते हैं। 42 है 3 आइडेंटिकल पी एन जंक्शन डायोड्स D1 D2 D3 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास में ओपन है और ये आपके पास रिवर्स में है और ये फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में सबसे कम, फिर ओपन में, और सबसे ज़्यादा डिप्लीशन लेयर होती है रिवर्स बायस में, तो इसका मतलब इसके क्रॉस फिर इसके क्रॉस फिर इसके क्रॉस, तो ऐसा कोई ऑप्शन है W3 W2 W1 थर्ड ऑप्शन। तो अब यहाँ पे हल्का सा बस ये था कि ये चीज़ अगर मिस आउट हो गई आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से, चीज़ ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, सीधे सवाल नहीं है। 43 द फॉलोइंग टेबल, हाँ ये वाला सवाल कुछ समझ में आ रहा है कि भैया ये तो सीधा है। माइक्रोवेव, तो फॉर वार्मिंग ऑफ फूड, तो पी का 2, यूवी रेज फॉर ट्रीटिंग ऑफ कैंसर सेल्स, बिल्कुल, या गामा ट्रीटिंग ऑफ कैंसर सेल्स, यूवी रेज फॉर ट्रीटिंग ऑफ वाटर एंड रेडियो वेव्स फॉर दिस, तो पी का 2 क्यू का 1, पी का 2 क्यू का 1, आर का 4, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 44th
Bob B of mass m at rest is hanging vertically from ceiling via massless string of length 10 meter as shown in figure. Point A of mass m traveling horizontally hits elastically. तो अगर ये इलास्टिकली करेगा तो ये आपके पास में रेस्ट पर आ जाएगा और ये अब 10 मीटर पर सेकंड से चल देगा. तो हमसे जो पूछा है कितनी हाइट, तो इसका मतलब कंजर्वेशन होगा ना जी. तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना, एम जी एच. एम से एम गया तो दिस इज 10 इंटू 10 बाय 2 इक्वल्स टू 10 इंटू एच. तो हाइट एच आ गया 5 मीटर्स. तो 5 मीटर्स की हाइट एच वो चढ़ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन. चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं. एन आइडियल गैस ऑफ अ पॉलिटो में Cp बाई Cv दे रखा है. तो Cp बाई Cv मेरे को पता है कि कितना होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो 1 + 2 बाई एफ. सो 8/7 - 1 इक्वल्स टू 2 बाई एफ. तो एफ यहाँ से 14 आ रहा है. अब 3 ट्रांसलेशन में चली गई, 3 रोटेशनल में चले गए तो 14 - 6 इज 8. बट एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है. तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर एफ की वैल्यू की बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोड्स की, तो वो कितने हैं, 4. अगेन बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. तो आपने देखा बच्चों कि 45 क्वेश्चंस ये हैं, बट थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है एज कम्पेयर टू जो नीट अर्लियर आपका मे में अटेम्प्ट हुआ था. बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इसके अंदर आप 25 से 30 सवाल डायरेक्टली कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा आपने कामली उस पेपर को करा है. अगर आपने 25 से 30 सवाल सही सॉल्व कर दिए हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, खुश हो जाइए. बिकॉज आप डेफिनेटली फिजिक्स में तो आपने अपना काम जो है वो कर लिया है, आपकी प्रिपरेशन रंग लाई है और आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो पक्का पक्का अचीव हो जाएगा फिजिक्स सब्जेक्ट की. ठीक है. और अगर आपने नहीं भी करा है तो मायूस मत होइए, कोई बात नहीं. आपने पूरी जान लगाई थी, मेहनत करी थी. हमेशा हमें सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी कुछ चीज़ें हमें सीखने की भी चाहिए और हमें इस सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रहेगी ताकि आगे फ्यूचर में हम उस चीज़ को पूरा कर पाएँ. मैं तो इसी चीज़ पर विश्वास रखता हूँ बच्चों, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि हर चीज़ जो होनी है हमारे साथ में उसका कोई ना कोई पर्पस है, जो कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती वो भी आपको आगे समझ में आएगा, और अगर मिलती है तो क्यों मिलती है. तो हो सकता है कि आपको अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो वेरी गुड, वेरी नाइस. अगर नहीं करा है तो प्लीज़ मायूस मत होइएगा, प्लीज़ मायूस मत होइएगा. हमारे पास ये लाइफ बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और हमें बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पे क्रैक करना है. ओके. तो इनफ ऑफ द टॉक्स, लेट्स गेट बैक टू वर्क. अगर आप नीट की प्रिपरेशन अगले साल देने वाले हैं तो एनालाइज करिए, अच्छे से पेपर को देखिए और अपने थोड़े से लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ आया था. तो अगले साल हम एंटिसिपेट क्या करेंगे, आसान आएगा कि मुश्किल आएगा, तो हम मुश्किल के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. आसान आ गया तो हम तो आराम से कर ही लेंगे. ठीक है. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा. आप अपने मार्क्स भी जोड़िए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल यू हु अपीयर्ड फॉर री नीट. आपने 2 बार इस पेपर को दिया है, आप इतने सारे पेन और उसके साथ गुजरे हैं. तो मेरी पूरी मैं आपकी फीलिंग को समझ तो नहीं सकता, बट मैं आपके साथ खड़ा ज़रूर हूँ बच्चों. तो याद रखिए इस चीज़ को कि आपके जो टीचर्स हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज टीचर्स जो आपके साथ खड़ा है. थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय, टेक केयर.